और सत्ता का संतुलन चुपचाप आपकी ओर पलट जाता है, वह भी बिना आपके हाथ उठाए या अपनी आवाज को तेज किए। डराना धमकाना कोई ताकत नहीं है। असली ताकत को आपकी जगह छीनने या आपकी आवाज दबाने की कोई जरूरत नहीं होती। डराना आमतौर पर एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई बहुत जल्दी आप पर नियंत्रण पाना चाहता है। यह एक शॉर्टकट है, एक मनोवैज्ञानिक धक्का है जिसका उद्देश्य आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करना और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना है। ज्यादातर लोग इस जाल में बिना यह जाने ही फंस जाते हैं कि वे इसके अंदर हैं। उन्हें लगता है कि वे अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दूसरे व्यक्ति के बिछाए जाल में कदम रख रहे होते हैं। आज आप यह सीखने जा रहे हैं कि उस जाल से पूरी तरह बाहर कैसे निकला जाए। मैं आपको चाणक्य नीति से प्रेरित 7 ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप पर हावी होने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसका देंगी। ये रणनीतियां जोर से चिल्लाने या खुद को ज्यादा कठोर दिखाने के बारे में नहीं है। ये नियंत्रण, सही समय, मानसिक स्थिति, शांत वर्चस्व, संयमित दबाव और रणनीतिक शांति के बारे में है। जब आप इनका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको डराने की कोशिश करने वाला व्यक्ति खुद असुरक्षित महसूस करने लगता है। हालांकि इसका मतलब कठोर या क्रूर बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है खुद को ऐसा बनाना जिसे कोई हिला न सके। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस उनके खेल का हिस्सा बनना छोड़ना है और उन्हें अपने बनाए हुए खेल में खड़ा करना है। इसके अंत तक जो कोई भी आप पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे वह किसी ऐसी दीवार से टकरा गया है जिसे वह हिला नहीं सकता। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को टिप्पणियों में लिखें। शांति हमेशा दबाव को हरा देती है। पहला कदम, माहौल को जमा दें। डराने का हर प्रयास एक तरह का नाटक होता है। वहां हमेशा एक छिपा हुआ मंच होता है, एक अदृश्य रोशनी होती है और आपसे एक तय प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है। आक्रामक व्यक्ति सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा है, वे आपको भड़काने के लिए यह सब नाटक कर रहे हैं। वे आपके हाव भाव में बदलाव, एक बचाव भरा जवाब, एक घबराहट भरी हंसी, तुरंत किया गया इनकार या जल्दबाजी में किया गया पलटवार चाहते हैं। आपकी वही प्रतिक्रिया उनका इनाम है। यह उन्हें बताता है कि उनका दबाव काम कर रहा है। जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि डराना सिर्फ एक नाटक है, आप दर्शक बनना छोड़ देते हैं और एक खाली कमरे की तरह शांत हो जाते हैं। जब आप पर दबाव आता है तो आपकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया आमतौर पर गति होती है। तेज बोलना, तेज सोचना और तेज भावनाएं। आपका शरीर तनाव की इस खाई को जल्द से जल्द पाटना चाहता है। यह प्रतिक्रिया प्राकृतिक है और यही सामने वाले को आप पर बढ़त दिलाती है। माहौल को जमाने का मतलब है कि आप जानबूझकर उस गति को तोड़ देते हैं। आप जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं करते। आप अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए नहीं भागते। आप उस असहज पल को हवा में थोड़ी और देर तक रुकने देते हैं। खामोशी आपका पहला कदम बन जाती है, आपका आखिरी नहीं। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, अपने कंधों को सीधा और तना हुआ रखें। अपनी सांसों को तेज करने के बजाय उन्हें धीमा होने दें। अपनी आंखों को केंद्रित रखें, लेकिन उनमें कोई गुस्सा न दिखाएं। आप कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप बस अडिग हैं। यह स्थिरता एक ऐसा संकेत भेजती है जो किसी भी चतुर वाक्य से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। यह दर्शाता है कि आपका दबाव मुझ पर काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोगों को कभी भी एक शांत विरोध का सामना करने का प्रशिक्षण नहीं मिला होता है। वे बहस के लिए तैयार होते हैं, शांति के लिए नहीं। जब उनका भावनात्मक धक्का एक स्थिर दीवार से टकराता है तो उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यहां एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है। जब कोई अपनी आक्रामक उपस्थिति के माध्यम से हावी होने की कोशिश करता है और उसे तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो उनका ध्यान खुद पर चला जाता है।
वे खुद पर ही नजर रखने लगते हैं। उनका दिमाग हमला करने से हटकर खुद को जांचने में लग जाता है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं? क्या मैं मूर्ख लग रहा हूं? ये कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? यह आंतरिक सवाल जवाब उनकी गति को तोड़ देता है। जो ऊर्जा आपकी ओर लक्षित थी वह अब वापस उन्हीं की ओर मुड़ जाती है। आपके शब्दों से ज्यादा आपका चेहरा यहां मायने रखता है। नाटक से भरे भावों से बचें, ना कोई व्यंग्य भरी मुस्कान, ना आंखें घुमाना, ना ही जरूरत से ज्यादा गंभीरता। तटस्थ रहना दिखावटी आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अदालत में सुन रहे एक न्यायाधीश की कल्पना करें, सतर्क, जिसे पढ़ा ना जा सके और पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ। उन्हें आपकी उस तटस्थता के सामने बोलने दें। बिना किसी भावनात्मक परिणाम के वे जितनी देर तक बोलते रहेंगे वे खुद को उतना ही कमजोर महसूस करेंगे। तालियों के बिना प्रदर्शन करने वाले कलाकार बहुत जल्दी असहज हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपकी छोटी छोटी हरकतों पर नियंत्रण। अपने हाथों से कोई बेचैनी भरी हरकत न करें। बार बार अपने कपड़े ठीक न करें। अपने पैरों को बार बार आगे पीछे न करें। ये छोटी और बेचैन हरकतें आपके अंदर चल रही घबराहट को दर्शाती हैं। स्थिरता आपके आंतरिक अधिकार और ताकत को दर्शाती है। भले ही आप अंदर तनाव महसूस कर रहे हों, लेकिन बाहर दिखने वाली हरकतों को कम कर दें। ताकत का अंदाजा अक्सर बाहरी नियंत्रण से लगाया जाता है, ना कि आपकी आंतरिक भावनाओं से। कई लोगों को डर लगता है कि रुकने से वे कमजोर या बिना तैयारी के दिखेंगे, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। महान नेता रुकते हैं, बड़े वार्ताकार रुकते हैं, उच्च स्तर के वक्ता रुकते हैं, क्योंकि तुरंत जवाब देना आम बात है। नाप तौलकर जवाब देना दुर्लभ है, और यही दुर्लभता आपको ताकतवर दिखाती है। जब आप जानबूझकर लिए गए एक ठहराव के बाद बोलते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उस ठहराव ने आपके शब्दों में वजन डाल दिया है। इस बात को याद रखें और इसे अपने मन का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लें। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो उनका प्रदर्शन वहीं खत्म हो जाता है। आप सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप बस उनके मंच की रोशनी बंद कर रहे हैं। प्रतिक्रिया के बिना डराने की इस कला के पास जीवित रहने के लिए कुछ नहीं बचता। स्थिति भावनात्मक लड़ाई से मनोवैज्ञानिक असंतुलन में बदल जाती है, जो कि आपके पक्ष में होती है। इस संकल्प को टिप्पणियों में लिखें, स्थिरता ही ताकत है। दूसरा कदम, उनसे सब उगलवा लें। दबाव सबसे अच्छा तब काम करता है जब वह अस्पष्ट, आक्रामक और एक तरफा हो। डराने वाला व्यक्ति मुक्कों की तरह वार करता है, तेज, ऊंचे और सीधे, इस उम्मीद में कि आप उन्हें परखने के बजाय खुद को बचाने में व्यस्त रहें। आपका जवाब कोई जोरदार विरोध नहीं है, आपका जवाब है बिल्कुल सटीक सवाल पूछना। आप रोशनी को उनकी तरफ घुमा देते हैं और उन्हें उनके ही शब्दों को समझाने पर मजबूर कर देते हैं। जब किसी को सफाई देने, सही साबित करने और स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनका भावनात्मक पलड़ा कमजोर होने लगता है। हावी होने के ज्यादातर प्रयास बड़े बड़े दावों और भारी भरकम बातों पर टिके होते हैं। तुम हमेशा सब कुछ बिगाड़ देते हो, सब जानते हैं कि तुम इसे नहीं संभाल सकते। यह एक बहुत ही बुरा फैसला है। ये बातें सुनने में बहुत भारी और अंतिम लगती हैं, लेकिन अक्सर इनकी बुनियाद हवा में होती है। जिस क्षण आप शांति से उसका मतलब पूछते हैं, उनका सारा वजन गिर जाता है। एक शांत आवाज में पूछें, आपके कहने का ठीक ठीक मतलब क्या है? किस सबूत के आधार पर आप किस खास हिस्से की बात कर रहे हैं? मुझे अपना तर्क जरा विस्तार से समझाइए। हर सवाल अंधेरे कमरे में एक और बत्ती जलाने जैसा है। पूरी रोशनी होने पर परछाइयां डरावनी नहीं लगती। यहां सबसे महत्वपूर्ण आपकी आवाज का लहजा है। आपके बोलने का तरीका समान, स्थिर और जिज्ञासु होना चाहिए, न कि व्यंग्यात्मक या चुनौतीपूर्ण। टकराव की तुलना में एक सच्ची जिज्ञासा सामने वाले को जल्दी निहत्था कर देती है। जब आपका सवाल बचाव के बजाय सचमुच जांच करने वाला लगता है, तो दूसरा व्यक्ति आप पर झगड़ालू होने का आरोप आसानी से नहीं लगा सकता। आप लड़ नहीं रहे हैं, आप बस जांच कर रहे हैं। यह बदलाव उन्हें हमले की मुद्रा से बाहर निकालकर सफाई देने की मुद्रा में ला देता है।
आरोप लगाने की तुलना में सफाई देना बहुत धीमा, मानसिक रूप से थका देने वाला और भावनात्मक रूप से कमजोर काम है। यहां एक मनोवैज्ञानिक नियम काम कर रहा है। जो व्यक्ति सफाई दे रहा होता है वह अपनी अहमियत की ऊर्जा खर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगातार कारण, विवरण और तर्क देने पड़ते हैं। वे आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके दिमाग पर बोझ बढ़ जाता है, वे बोलते हुए ज्यादा लड़खड़ाने लगते हैं, उनका भावनात्मक वेग खत्म होने लगता है। इस बीच आप बिल्कुल शांत रहते हैं और छोटे, धारदार सवाल पूछते रहते हैं। आप बिना धक्का दिए ही पूरी बातचीत की दिशा तय कर रहे हैं। इधर उधर भटकाने वाले सवालों के बजाय सटीक और बिंदुवार सवाल पूछें। पहले बड़े स्तर पर शुरू करें और फिर सवालों को और केंद्रित करें। आपको असल में क्या समस्या नजर आ रही है? कौन सा नतीजा आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? आपको यह जानकारी कहां से मिली? इसके बजाय आप क्या पसंद करेंगे? हर एक सवाल बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत को कम करता है और उनकी खोखली मान्यताओं को सामने लाता है। डराने धमकाने की कई रणनीतियां बातों को भावनात्मक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर टिकी होती हैं। स्पष्टता इस अतिशयोक्ति को खत्म कर देती है। इसका एक और फायदा सामने आता है, उनके ही विचारों में विरोधाभास दिखने लगता है। जब कोई बहुत आक्रामक होकर बोलता है तो वे शायद ही कभी अपनी बातों में तालमेल बनाए रख पाते हैं। जैसे जैसे वे विस्तार से बताते हैं, उनके पहले के दावे और बाद के तर्क के बीच का फासला साफ नजर आने लगता है। तुरंत उन खामियों पर हमला न करें, उन्हें बात करते रहने दें। उनके जवाब के बाद की खामोशी अक्सर और भी ज्यादा जानकारियां बाहर निकाल लाती है। लोग उस खामोशी को भरने की जल्दबाजी करते हैं और अक्सर अपनी सोची हुई बातों से कहीं ज्यादा सच उगल देते हैं। आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए जैसे आप बात सुन रहे हैं लेकिन दृढ़ हैं। सिर को हल्का सा झुकाना, लगातार नजरें मिलाए रखना और बहुत कम हामी भरना। जल्दी जल्दी सहमति जताने से बचें। आप केवल सुन रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। अपनी सांसों को इतना धीमा रखें कि आपकी आवाज कभी ऊंची न हो। आपकी आवाज की स्थिरता यह दर्शाती है कि आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। यह तरीका आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने से भी बचाता है। सवाल आपके दिमाग को प्रतिक्रिया देने के बजाय विश्लेषण करने में लगा देते हैं। यह सोचने के बजाय कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, आप यह सोचते हैं कि यहां असल में दावा क्या किया जा रहा है। दिमाग का यह छोटा सा बदलाव ही आपके तनाव को कम करता है और आपके फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। इस सिद्धांत को याद रखें, जब दबाव को खुद की सफाई देनी पड़ती है तो वह सिकुड़कर छोटा हो जाता है। आप भाग नहीं रहे हैं, आप उनके शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं। और एक बार जब डराने धमकाने का यह जाल कट जाता है तो यह शायद ही कभी बच पाता है। तीसरा कदम, धीरे बोलें, धीरे चलें। जल्दबाजी ही डराने धमकाने का ईंधन है। जो व्यक्ति आप पर दबाव डाल रहा है वह गति चाहता है, तेज जवाब, जल्दी हार मानना और तेज भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। वे उस क्षण को इतनी मजबूती से दबाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास सोचने के लिए कोई जगह ही न बचे। इसके खिलाफ आपका हथियार है जानबूझकर अपनी गति को धीमा रखना। आप उस पल को सिकुड़ने देने के बजाय उसे लंबा खींचते हैं। आप अपने बोलने के तरीके, अपने हाव भाव, यहां तक कि अपने सिर घुमाने की गति को भी धीमा कर देते हैं। एक नियंत्रित गति आपके अंदर के उस अधिकार को दर्शाती है जो चीखने चिल्लाने से कभी नहीं आ सकता। जब इंसानों को खतरा महसूस होता है तो उनका तंत्रिका तंत्र तेज हो जाता है। शब्द कट कट कर बाहर आते हैं, वाक्य एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं। यह सब आपके तनाव को जगजाहिर कर देता है। भले ही आपके तर्क कितने भी मजबूत हों, लेकिन बोलने की जल्दबाजी उन्हें कमजोर बना देती है। दूसरी ओर, एक नाप तौल कर बोला गया लहजा साधारण भाषा को भी प्रभावशाली बना देता है। शब्दों के चुनाव से ज्यादा आपकी बोलने की गति आपकी छवि बनाती है। अपनी सांस लेने की गति से शुरुआत करें। अपनी नाक से सांस लें, हवा को गहराई तक जाने दें, फिर सांस छोड़ते हुए बोलें। यह स्वाभाविक रूप से
आपकी बोलने की गति को कम करता है और आवाज को धीमा कर देता है। पूरी दुनिया में एक धीमी आवाज को स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा जाता है। आप नाटकीय लगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस जमीन से जुड़े हुए दिखना चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके हर वाक्य का कुछ वजन है। आप उसे आराम से नीचे रखते हैं, आप उसे फेंकते नहीं हैं। अपने विचारों के बीच छोटे छोटे ठहराव दें, लेकिन अजीब तरह की खामोशी नहीं, जानबूझकर दी गई जगह। किसी भड़काऊ बात का जवाब देने से पहले लिया गया एक छोटा सा ठहराव बातों में वजन पैदा करता है। यह दिखाता है कि आप भावनाओं में बहने के बजाय अपने शब्दों को चुन रहे हैं। सुनने वाले जानबूझकर बोले गए शब्दों को प्रतिक्रिया में बोले गए शब्दों से ज्यादा मजबूत मानते हैं। यह ठहराव दूसरे व्यक्ति को उनके ही तनाव के भीतर इंतजार करने पर मजबूर कर देता है, जो उनके भावनात्मक वेग को कमजोर करता है। आपकी शारीरिक हरकतें आपकी आवाज की गति से मेल खानी चाहिए। हाथों को तेजी से हिलाना, उंगली दिखाना और अचानक अपनी स्थिति बदलना बेचैनी को दर्शाता है। इसके बजाय अपने हाव भाव को बहुत सीमित रखें। 5 के बजाय सिर्फ एक बार हाथ हिलाएं। लगातार स्थिति बदलने के बजाय केवल एक बार अपनी मुद्रा ठीक करें। कम से कम हरकत करने के बारे में सोचें। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आमतौर पर अपनी हरकतों में शांत होता है, जल्दबाज नहीं। यहां एक और प्रभाव काम करता है जो आपके पक्ष में जाता है। एक शांत गति के सामने रखा गया आक्रामक व्यवहार अक्सर अस्त व्यस्त और मूर्खतापूर्ण लगता है। जब एक व्यक्ति जोर से और तेजी से बोलता है जबकि दूसरा स्थिर और बिना किसी जल्दबाजी के होता है, तो देखने वाले और यहां तक कि आक्रामक व्यक्ति का अवचेतन मन भी उस धीमी उपस्थिति को ही ताकतवर मानता है। स्थिरता को ही ताकत माना जाता है और गति को तनाव माना जाता है। ध्यान रहे कि आप सुस्त न पड़ जाएं। आपका लक्ष्य एक नियंत्रित गति है, आलस नहीं। आपके शब्द स्पष्ट होने चाहिए, आपका उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए। धीमे होने का मतलब नीरस होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप सोच समझकर बोल रहे हैं। हर एक शब्द को ऐसे रखें जैसे उसे सजाया गया हो, बिखेरा नहीं गया हो। अगर आपको लगे कि आपकी गति बढ़ रही है तो जानबूझकर अपने वाक्यों को छोटा कर दें। छोटे वाक्यों को नियंत्रण के साथ बोलना ज्यादा आसान होता है। इसका एक और फायदा आपके भीतर नजर आता है। जब आप अपनी गति को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। शारीरिक गति और भावनात्मक तीव्रता आपस में जुड़े हुए हैं। अपने बाहरी व्यवहार को धीमा करके आप अपने तंत्रिका तंत्र को यह संदेश भेजते हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। यह संदेश आपके निर्णय लेने की क्षमता को सही सलामत रखने में मदद करता है। दिमाग में इस संकेत का उपयोग करें। दबाव गति को बढ़ाता है, अधिकार और ताकत गति को धीमा कर देती है। इसे अपने समय का मार्गदर्शन करने दें। आप उनके तूफान का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आप उस तूफान के चारों ओर का मौसम ही बदल रहे हैं। जब आपकी गति स्थिर रहती है तो आपको जल्दबाजी में डालने का उनका प्रयास अपनी पकड़ खो देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को टिप्पणियों में लिखें, मेरी गति की हमेशा जीत होती है। चौथा कदम, जगह पर नियंत्रण रखें। इंसानों के बीच की बातचीत कभी भी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती। आपका दायरा, आपकी दूरी और आपकी शारीरिक स्थिति बातचीत की सतह के नीचे लगातार संकेत भेजते रहते हैं। डराने वाला व्यक्ति अक्सर शब्दों से जीतने से पहले शारीरिक रूप से जीतने की कोशिश करता है। वे आपके बहुत करीब आ जाते हैं, वे आप पर हावी होने लगते हैं, वे अपने शरीर को इस तरह झुकाते हैं कि आपकी नजरों के सामने बस वही रहें। वे आपको इंच दर इंच पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। वे चंद इंच बहुत मायने रखते हैं। पीछे की ओर बढ़ाया गया हर एक छोटा कदम चुपचाप आपका अधिकार उनके हाथों में सौंप देता है। आपका लक्ष्य टकराव नहीं है, यह अपनी जगह पर अपना अधिकार जताना है। शुरुआत इस बात से करें कि आप कहां खड़े हैं। अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर एक स्वाभाविक दूरी पर जमाएं। संतुलित रहें, बिल्कुल सख्त न हों। शरीर का पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से बंटा होना चाहिए। केवल यही मुद्रा यह बदल देती है कि आपके शरीर में दबाव कैसा महसूस होता है। जब आपका आधार स्थिर होता है
तो आपकी आवाज और नजरें भी बहुत आसानी से स्थिर हो जाती हैं। पैरों को बहुत करीब रखने से शरीर हिलने लगता है और इंसान थोड़ा पीछे हटने लगता है। जमीन से जुड़े पैर बिना किसी आक्रामकता के आपकी तैयारी को दर्शाते हैं। अगर कोई आपके व्यक्तिगत दायरे में आता है तो तुरंत पीछे हटने की अपनी स्वाभाविक आदत को रोकें। ज्यादातर लोग असहजता से बचने के लिए अपने आप ही जगह छोड़ देते हैं और हावी होने का प्रयास ठीक इसी तरह के स्वाभाविक पीछे हटने की उम्मीद करता है। इसके बजाय एक पल के लिए अपनी स्थिति पर डटे रहें। उन्हें वह इंसान बनने दें जिसे लगे कि उसने एक सीमा पार कर ली है। अक्सर जब उन्हें एहसास होता है कि आप पीछे नहीं हट रहे हैं तो वे खुद ही पीछे हट जाते हैं। आपके धड़ की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। अपनी छाती को चौड़ा और सीधा रखें, न कि मुड़ा हुआ। शरीर को दूसरी तरफ मोड़ने का मतलब है कि आप पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल सीधा खड़ा होना आपकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी चुनौती देने वाले की तरह उन्हें घूरते रहें। इसका मतलब है कि अपने शरीर के साथ आधा भागने के बजाय पूरी तरह से वहीं मौजूद रहना। पीछे हटने के बजाय बहुत छोटे छोटे बदलावों का इस्तेमाल करें। कमर से बहुत हल्का सा आगे की ओर झुकना किसी और के आगे बढ़ने वाले दबाव को बिना आक्रामक लगे बेअसर कर सकता है। यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह से शामिल हैं, आप किसी कोने में नहीं दुबके हैं। शामिल होने को आत्मविश्वास के रूप में देखा जाता है, पीछे हटने को कमजोरी के रूप में देखा जाता है। यह अंतर केवल कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है। आसपास मौजूद चीजों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मेज का किनारा, एक कुर्सी का पिछला हिस्सा, ये चीजें प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच एक हल्की सी रुकावट रखकर खुद को खड़ा करना बातचीत को सभ्य बनाए रखते हुए उनकी आपके ऊपर हावी होने की क्षमता को कम कर सकता है। यह छिपना नहीं है, यह बातचीत के मैदान को अपने हिसाब से तैयार करना है। सिर की ऊंचाई एक और खामोश संकेत है। अपनी ठुड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। जब लोग दबाव महसूस करते हैं तो वे अक्सर अपनी ठुड्डी को नीचे कर लेते हैं या बचाव में उसे ऊपर उठा लेते हैं। ये दोनों ही बातें तनाव को जगजाहिर करती हैं। सिर को सीधा रखना आपकी तटस्थता और खुद पर नियंत्रण को दर्शाता है। इसके साथ अपने कंधों को बिल्कुल तनाव मुक्त रखें, ना ऊपर उठे हुए ना झुके हुए, और आप बिना किसी नाटक के एक जमीन से जुड़ा हुआ अधिकार प्रदर्शित करते हैं। आपकी आंखें स्थिर होनी चाहिए, लेकिन किसी को घूरने वाले आक्रामक अंदाज में नहीं। एक लंगर की तरह सोचें, लेजर की तरह नहीं। आप वहां मौजूद हैं और पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। आप कोई शिकारी नहीं हैं। नजरें मिलाते समय बीच बीच में स्वाभाविक रूप से नजरें हटाना ठीक है, लेकिन घबराहट में इधर उधर देखने से बचें। तेजी से आंखों को घुमाना यह दर्शाता है कि आप भागने का रास्ता खोज रहे हैं। आंखों की शांति आपके भीतर के आत्मविश्वास को दर्शाती है। यहां सीमाओं का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है। जब आप अपनी जगह पर डटे रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति अवचेतन रूप से यह मान लेता है कि अब बात को आगे बढ़ाने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का यह एहसास किसी के हावी होने के आवेगपूर्ण व्यवहार को कम कर देता है। आप बिना एक शब्द कहे ही डराने धमकाने की कीमत बढ़ा रहे हैं। जो लोग अपनी जमीन पर डटे रहते हैं वे पूरे खेल पर अपना नियंत्रण रखते हैं। जगह केवल शारीरिक नहीं होती, यह आपके खड़े होने के तरीके और मुद्रा के माध्यम से व्यक्त होने वाला एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है। जब आप शांति से अपनी जमीन पर डटे रहते हैं तो तनाव आपके ऊपर हावी होने के बजाय आपके चारों ओर बिखर जाता है। 5वां कदम, रणनीतिक उदासीनता। दबाव डालने की कई रणनीतियां भावनात्मक हुक या फंदों पर निर्भर करती हैं। डराने वाला व्यक्ति ऐसी बातें कहता है जिन्हें आपके स्वाभिमान, क्रोध, शर्मिंदगी या खुद को साबित करने की जरूरत को भड़काने के लिए तैयार किया गया है। वे एक ऐसी प्रतिक्रिया की तलाश में हैं जो उन्हें आप पर हावी होने का मौका दे। रणनीतिक उदासीनता इस फंदे को ही काट देती है। आप उनके इस चारे को नहीं निगलते, इसलिए नहीं कि आप सुन्न हो गए हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप यह चुनने में बहुत सतर्क हैं कि कौन सी चीज आपकी भावनात्मक ऊर्जा के लायक है। यह कोई निष्क्रिय व्यवहार नहीं है।
यह एक नियंत्रित फैसला है कि आप कहां अपनी भावनाएं खर्च नहीं करेंगे। आप पूरी तरह से वाकिफ हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर भी आप उसे कोई भावनात्मक महत्व नहीं देने का विकल्प चुनते हैं। ज्यादातर लोग ताकत को पलटकर जवाब देने से जोड़ते हैं। सच्ची मनोवैज्ञानिक ताकत अक्सर शांत वैराग्य में होती है। जब कोई भड़काऊ बात आप तक पहुंचती है और उसे पकड़ने के लिए कोई भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, तो वह बात वहीं गिर जाती है। इसका पहला कदम है अपने दिमाग में बातों को सही नाम देना। किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसे मानसिक रूप से अलग अलग श्रेणी में बांट दें, जैसे कि यह एक दबाव डालने की चाल है, यह एक चारा है, यह सिर्फ दिखावा है। बातों को सही नाम देने से उस बात और आपकी भावना के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी आपको चुनाव करने का मौका देती है और यह चुनाव आपको नियंत्रण देता है। इस दूरी के बिना भावनाएं अपने आप आपके व्यवहार को चलाने लगती हैं। आपके चेहरे के भाव हल्के से तटस्थ रहने चाहिए, ना तो बिल्कुल जमे हुए और ना ही ज्यादा भावपूर्ण। एक तनाव मुक्त चेहरा, स्थिर नजरें और शांत भौहें यह बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसने आपको हिलाकर रख दिया हो। जबरदस्ती की मुस्कान या जरूरत से ज्यादा गंभीरता से बचें। चीजों को ज्यादा संभालने की कोशिश करना बनावटी लगता है। एक प्राकृतिक शांति के बारे में सोचें, किसी दिखावटी शांति के बारे में नहीं। अगर जवाब देना जरूरी हो तो वह बहुत ही कम और बिल्कुल शांत होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में सहमति जताना अच्छा काम करता है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, ठीक है, मैंने ध्यान दिया, वह आपका नजरिया है। ये वाक्य न तो सहमति जताते हैं और न ही लड़ते हैं। वे बात को बढ़ाए बिना उसे समाहित कर लेते हैं। लक्ष्य इस बातचीत को भावनात्मक रूप से गर्म होने से रोकना है। यह गर्मी ही वह संसाधन है जिसकी डराने धमकाने के लिए जरूरत होती है। इस रणनीति का एक शक्तिशाली तत्व है उम्मीदों को तोड़ना। आक्रामक व्यक्ति विरोध, माफी या स्पष्ट घबराहट की उम्मीद करता है। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उनके सोचने का पूरा मॉडल टूट जाता है। इंसान दूसरों पर हावी होने के प्रयासों के दौरान पहले से सोची गई प्रतिक्रियाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। जब भविष्यवाणी विफल हो जाती है तो उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। वे कुछ समय के लिए और जोर लगा सकते हैं, लेकिन बिना किसी भावनात्मक परिणाम के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना उनके लिए थका देने वाला हो जाता है। अपने छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें। जल्दी से बचाव में हंसना, व्यंग्यात्मक लहजा या लंबी आहें भरना। भले ही आपके शब्द शांत हों, लेकिन ये चीजें आपकी भावनात्मक उलझन को जाहिर कर देती हैं। लहजे की सरलता बहुत मायने रखती है। अपनी आवाज को एक शांत पानी की तरह सोचें, ना कि उठती गिरती लहरों की तरह। यहां तक कि आपकी पलकें झपकाने की गति भी तनाव को बता सकती है। पलकों को धीरे धीरे झपकाना अक्सर एक शांत उपस्थिति के रूप में पढ़ा जाता है। रणनीतिक उदासीनता आपके फैसले लेने की क्षमता की भी रक्षा करती है। भावनात्मक फंदे आपकी सोच को बहुत छोटा कर देते हैं। वैराग्य आपके सोचने के दायरे को विस्तृत रखता है। आप स्थिति के अंदर खींचे जाने के बजाय उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। वह विस्तृत मानसिक दायरा आपको अगला कदम बहुत ही चतुराई से उठाने की अनुमति देता है, चाहे वह सीमाएं तय करना हो, बातचीत की दिशा बदलना हो या वहां से बाहर निकलना हो। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है। उकसावे के प्रति उदासीनता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करें। आप केवल भावनात्मक चालाकियों से खुद को अलग कर रहे हैं, किसी बुरे व्यवहार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर कोई स्पष्ट सीमा पार की जाती है तो आप बिना किसी भावनात्मक आवेश के अपनी सीमा को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बता सकते हैं। गुस्से में दिए गए जवाबों की तुलना में शांति से बताई गई सीमाएं कहीं ज्यादा प्रभावी होती हैं। अपने ध्यान को एक मुद्रा या पैसे की तरह समझें। हर एक स्पष्ट भावनात्मक प्रतिक्रिया एक तरह का भुगतान है। इसे केवल वहीं खर्च करें जहां इसके बदले आपको कुछ अच्छा मिले। जब आप भुगतान करना बंद कर देते हैं तो चालाकी करने वालों के पास अपनी रणनीतियों के लिए पैसा ही खत्म हो जाता है। उनके दबाव का ईंधन खत्म हो जाता है। जिस चीज को आप भावनात्मक रूप से समर्थन देने से इनकार कर देते हैं,
वह मनोवैज्ञानिक रूप से आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। जब जानबूझकर चुना जाता है तो वैराग्य कोई कमजोरी नहीं होती, यह आप पर हावी होने का एक ब्रह्मास्त्र है। छठा कदम, बिना हारे सहमत होना। डराने धमकाने के ज्यादातर परिदृश्य एक ऐसे भ्रम पर बने होते हैं जहां आपको मजबूर किया जाता है, या तो पलटकर लड़ो या हार मान लो, बहस करो या घुटने टेक दो, धक्का दो या धक्का खाओ। यह दोहरी सोच एक जाल है। एक तीसरा रास्ता भी है, और वह है नाप तौल कर की गई सहमति। आप अपनी स्थिति, अपनी सीमा या अपने अधिकार को आत्मसमर्पण किए बिना ही कही गई बात के एक छोटे से हिस्से को स्वीकार कर लेते हैं। यह कदम आपके पैरों को मजबूत रखते हुए टकराव को खत्म कर देता है। जब कोई आपसे विरोध की उम्मीद कर रहा होता है तो सिर हिलाकर दी गई एक छोटी सी स्वीकृति भी उनके हमले के तरीके को पूरी तरह से बाधित कर देती है। उनका भावनात्मक इंजन केवल टकराव के लिए तैयार किया गया है। टकराव को हटा दें और उनकी सारी गति दिशाहीन हो जाएगी। लेकिन यह सहमति बहुत ही सावधानी से तैयार की जानी चाहिए। आप उनके किसी निष्कर्ष को नहीं मान रहे हैं, आप केवल नजरिए के एक छोटे से हिस्से, एक आंकड़े या एक भावना को पहचान रहे हैं। यहां सटीकता बहुत मायने रखती है। आंशिक रूप से वैध भाषा का प्रयोग करें। इसे देखने का यह भी एक तरीका है। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे होंगे। उस बात में भी थोड़ा दम है। वह आपके लिए महत्वपूर्ण लगता है। ये वाक्य उनके नजरिए को मान्यता देते हैं, उनके वर्चस्व को नहीं। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनका भी एक दृष्टिकोण है, यह नहीं कि वही दृष्टिकोण सबसे ऊपर है। यह अंतर आपकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से बरकरार रखता है। फिर से, आपके बोलने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी आवाज एक समान, स्थिर और बिना किसी जल्दबाजी के होनी चाहिए। उसमें बचाव का कोई सुर नहीं होना चाहिए। उसमें कोई दबी हुई नरमी भी नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही स्थिर स्वीकृति के बारे में सोचें। अपने शब्दों को एक शांत मुद्रा और एक स्थिर नजर के साथ मिलाएं। आपका संदेश यह बन जाता है, मुझे आपके दावों से कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आसानी से स्वीकार कर सकता हूं। यह रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि यह आपको विरोध में धकेलने के उनके भावनात्मक इनाम को छीन लेती है। हावी होने के कई प्रयास विरोध को हराने के रोमांच से प्रेरित होते हैं। जब आप वह विरोध ही नहीं दिखाते तो पूरी बातचीत से नाटक खत्म हो जाता है। नाटक के बिना आक्रामक व्यक्ति को बल प्रयोग से हटकर चर्चा पर आना पड़ता है, और चर्चा एक ऐसा मैदान है जहां डराने धमकाने की कला बहुत कमजोर पड़ जाती है। स्वीकृति के बाद यदि आवश्यक हो तो एक शांत और मुख्य बयान जोड़ दें, एक छोटी सी पंक्ति जो बिना किसी टकराव के आपकी स्थिति को फिर से स्थापित कर दे। वह एक नजरिया है। यह मेरा नजरिया है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मेरा फैसला वही रहेगा। मैं समझता हूं, लेकिन मैं इस दिशा को चुन रहा हूं। इसकी संरचना पर ध्यान दें। पहला कदम पहचानना, दूसरा कदम अपनी स्थिति स्पष्ट करना। यह क्रम अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए टकराव को कम करता है। इसके बाद अपनी स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा सफाई देने से बचें। एक लंबा बचाव आपकी इस चाल को एक स्पष्टीकरण में बदल देता है जो आपके अधिकार को कम कर देता है। अपनी बात को बहुत संक्षिप्त रखें। संक्षिप्तता आपके दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। लंबा बचाव आपके भीतर के संदेह को दर्शाता है। अपनी बात कहने के बाद खामोशी को थोड़ा वजन उठाने दें। यहां एक न्यूरोलॉजिकल प्रभाव भी है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी गई है, भले ही आंशिक रूप से, तो उनकी आक्रामक प्रतिक्रिया कम हो जाती है। कम खतरे की प्रतिक्रिया उनके आक्रामक हट को कम कर देती है। आप बिना अपनी जमीन छोड़े ही दूसरे व्यक्ति के भावनात्मक तापमान को नियंत्रित कर रहे हैं। यही तो बातचीत पर नियंत्रण पाने का सबसे उन्नत स्तर है। ध्यान रखें कि एक के बाद एक बहुत ज्यादा सहमति वाले वाक्य न बोलें। बहुत ज्यादा सहमति जताना खुशामद करने जैसा लगता है। बस एक स्पष्ट स्वीकृति ही काफी है। उसके बाद फिर से अपनी तटस्थ और सुनने वाली मुद्रा में लौट आएं। उस कम हुए तनाव के बीच बातचीत को फिर से अपना संतुलन बनाने दें। आंतरिक रूप से इस कदम के लिए अपने अहंकार पर बहुत नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
हर मजबूत दावे का तुरंत पलटवार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है, लेकिन बिना सोचे समझे विरोध करना अक्सर बेवजह ही टकराव को बढ़ा देता है। चुनकर की गई सहमति आपका आत्मविश्वास दिखाती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि आपको अपने दृष्टिकोण के पास मौजूद किसी और के दृष्टिकोण से कोई डर नहीं है। इसे शब्दों की एक युद्ध कला की तरह सोचें। आप उस बल से सीधे टकराने के बजाय उसकी दिशा को मोड़ देते हैं। वह सारी ऊर्जा आपसे टकराने के बजाय आपके पास से होकर गुजर जाती है। एक शांत स्वीकृति आपकी ढाल बन जाती है, जो दिखने में सहयोग जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में नियंत्रण का काम करती है। आप उन्हें अधिकार दिए बिना ही उनकी बात को मान्यता दे सकते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। जब उपयोगी हो तो पहले वाले को खर्च करें, लेकिन दूसरे वाले की हमेशा रक्षा करें। मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को टिप्पणियों में लिखें। मैं किसी के आगे नहीं झुकता। 7वां कदम, मैं कदम। शांति से निकलें और खामोशी से जीतें। किसी भी भारी दबाव वाले टकराव का अंतिम कदम होता है वहां से बाहर निकलना। ज्यादातर लोग इस बात पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि टकराव के दौरान क्या कहना है कि वे यह भूल जाते हैं कि उनका वहां से निकलना ही उनकी अंतिम छाप तय करता है। समाप्ति का वह क्षण लोगों की यादों का एक प्रमुख हिस्सा बन जाता है। जो कोई भी अंत पर नियंत्रण रखता है, वही उस कहानी को नियंत्रित करता है जिसे लोग बाद में दोहराते हैं। एक बहुत ही शांत प्रस्थान आपकी ताकत का एक ऐसा बयान है जिसे किसी तालियों की आवश्यकता नहीं है और जो किसी भी बहस को निमंत्रण नहीं देता है। डराने वाले अक्सर बातचीत को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। वे आखिरी शब्द, आखिरी वार और आखिरी भावनात्मक उबाल चाहते हैं। वे समझते हैं कि जितनी लंबी बातचीत होगी, आपके फिसलने, प्रतिक्रिया देने या बहुत ज्यादा सफाई देने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। आपका फायदा तब सामने आता है जब आप बिना किसी कारण के बातचीत को लंबा खींचने से इनकार कर देते हैं। एक बार जब आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, आपकी सीमा तय हो जाती है या आपकी सहमति दे दी जाती है, तो आप उस गोल गोल घूमने वाले तनाव में नहीं उलझते। आप बहुत ही स्थिरता के साथ वहां से खुद को अलग कर लेते हैं। एक मजबूत प्रस्थान का तंत्र बहुत सूक्ष्म होता है। आपके अंतिम वाक्य तक आपकी आवाज का स्तर बिल्कुल समान रहना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं और ना ही कोई छूटता हुआ संदेह। बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी बात खत्म करें, जैसे हमारी बात यहीं खत्म होती है, मैंने अपना फैसला कर लिया है, या हम बाद में इस पर फिर से विचार कर सकते हैं। संक्षिप्त, अंतिम और तटस्थ। सजावटी भाषा का प्रयोग करने से बचें। जब बात बहुत ही साधारण होती है तो वह सबसे मजबूत लगती है। आपके शरीर का हिलना डुलना भी आपके शब्दों जितना ही मायने रखता है। अचानक से वहां से ना घूमें। इसे वहां से भागने के रूप में देखा जाता है। इसके बजाय आराम से अपनी दिशा बदलें, बिना किसी जल्दबाजी के अपना सामान समेटें। चलने से पहले अपने शरीर को सीधा करें। अपना पहला कदम किसी स्वाभाविक चाल की तरह बढ़ाएं, किसी जल्दबाजी में नहीं। बिना जल्दबाजी के की गई हर हरकत आपके भीतर की निश्चितता को दर्शाती है। जल्दबाजी की गई हरकत राहत या डर को दर्शाती है। बाहर निकलते समय चेहरे के भाव बिल्कुल शांत रहने चाहिए। कई लोग बातचीत के दौरान तो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन मुंह फेरते ही उसे छोड़ देते हैं। आहें भरना, सिर हिलाना, बुदबुदाना, यह सब आपके पहले के सारे मजबूत संकेतों को मिटा देता है। जब तक आप पूरी तरह से उस जगह से बाहर न हो जाएं, तब तक एक तटस्थ शांति बनाए रखें। एक और महत्वपूर्ण तत्व है सफाई देने से बचना। बातचीत खत्म करने के लिए आपको कोई लंबा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। दरवाजे पर जरूरत से ज्यादा सफाई देना बातचीत को फिर से खोल देता है और बातचीत दबाव को फिर से खोल देती है और दबाव फिर से नए फंदों को निमंत्रण देता है। एक संक्षिप्त समाप्ति आपके जाल को सुरक्षित रखती है। बंद दरवाजे के बारे में सोचें, आधा खुले दरवाजे के बारे में नहीं। बाहर निकलने के बाद की खामोशी इस रणनीति का ही एक हिस्सा है। बची हुई उत्तेजना के कारण कोई भी बात का संदेश न भेजें। तुरंत उसी व्यक्ति के साथ उस पल पर दोबारा बहस न करें। समय की दूरी आपके अधिकार की रक्षा करती है
और भावनात्मक झटकों को परिणाम बदलने से रोकती है। बातचीत खत्म होने के बाद की शांत जगह आपके उस शांत अंत को पूरी घटना को परिभाषित करने का मौका देती है। देखने वाले, अगर वहां कोई मौजूद है, तो वे आपके जाने के तरीके को बहुत ध्यान से देखते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल केंद्रित और बिना घबराए वहां से निकलता है, आमतौर पर उसे ही नियंत्रण में माना जाता है, भले ही बीच में बातचीत कितनी भी तीखी क्यों न हो गई हो। सामाजिक याददाश्त हमेशा अंत को बहुत ज्यादा महत्व देती है। आंतरिक रूप से इस पूर्वाग्रह का उपयोग करें। यह कदम आपके आत्मनियंत्रण को और भी मजबूत करता है। जानबूझकर वहां से चले जाना आपके अपने तंत्रिका तंत्र को बताता है कि आप किसी जाल में नहीं फंसे हैं। यह तनाव की छाप को कम करता है और भविष्य के लिए आपका आत्मविश्वास बनाता है। हर शांत के मंत्री बनाने कहा कि आत्मविश्वास के साथ प्रस्थान आपके दिमाग के लिए एक प्रशिक्षण बन जाता है। दबाव मुझ पर हावी नहीं हो सकता। यहां इसके मूल सत्य को समझें। किसी को बात जारी रखने के लिए मजबूर करने से वर्चस्व साबित नहीं होता। यह बात खत्म करने का विकल्प चुनने से साबित होता है। जो बिना किसी बेचैनी के खुद को अलग कर सकता है, वह अपनी स्थिति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। स्थिति की यह स्वतंत्रता ही असली ताकत है। शांत प्रस्थान ही अंतिम फैसला लिखता है। किसी शोर शराबे की जरूरत नहीं है, किसी विजय भाषण की कोई जरूरत नहीं है। एक शांत नियंत्रण ही काफी है। डराना, धमकाना तभी तक जिंदा रहता है जब तक वह आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर न पहुंच जाए। जब यह आपकी धड़कन को तेज कर देता है, आपके विचारों को उलझा देता है और आपको प्रतिक्रिया देने के लिए खींच लेता है। लेकिन अब आप इसके पीछे छिपे तंत्र को समझ चुके हैं। आपने देखा है कि दबाव कैसे बनाया जाता है, कैसे भावनात्मक फंदे लगाए जाते हैं, कैसे हावी होने के प्रयास गति, शोर और नजदीकी पर निर्भर करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपके पास स्थिरता, सटीकता, गति, स्थिति, वैराग्य, नाप तौल कर की गई सहमति और नियंत्रित प्रस्थान पर बना एक जवाबी ढांचा मौजूद है। आपको किसी ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है। आपको तीखे अपशब्दों की कोई जरूरत नहीं है। सम्मान पाने के लिए आपको आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तनावपूर्ण क्षण में सबसे परेशान करने वाली उपस्थिति उस व्यक्ति की होती है जो उन चीजों में नहीं खींचता। वह जो बिना सिकुड़े सुनता है, बिना कांपे सवाल करता है और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है। एक दिमाग जो बिल्कुल केंद्रित रहता है, वह एक ऐसा दर्पण बन जाता है जो दूसरे व्यक्ति की अस्थिरता को उजागर कर देता है। अगली बार जब कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो याद रखें, आप वहां कोई चिल्लाने की प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं हैं। आप वहां अपने दायरे को सुरक्षित रखने के लिए हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा खर्च करने दें, उन्हें अपना नाटक करने दें, उन्हें उन प्रतिक्रियाओं तक पहुंचने दें जो कभी आने ही वाली नहीं हैं। वे जितना जोर लगाएंगे, उनकी हताशा उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। शांति दबाव को पूरी तरह से उलट देती है। ताकत कोई बल नहीं है। तनाव के बीच अपनी भावनाओं पर आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। यह वह स्थिर नजर है जो डगमगाती नहीं, वह नाप तौल कर दिया गया जवाब है जो किसी की स्वीकृति का पीछा नहीं करता, वह सीमा है जिसे किसी सजावट की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो डराने धमकाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती। अगर इस वीडियो ने आपकी जागरूकता को तेज किया और आपको नियंत्रण के व्यावहारिक उपकरण दिए हैं, तो कृपया अभी एक पल निकालकर इस चैनल का समर्थन करें। वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोग सीख सकें कि दबाव में कैसे अडिग खड़े रहना है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता है और प्रभाव, रणनीति और मानसिक वर्चस्व पर और अधिक गहरी और सामरिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। शांत ताकत एक कौशल है और हम इसे यहीं बनाते हैं। याद रखें, आप डराने धमकाने वाले को उस पर हावी होकर नहीं हराते, आप उसे खुद को अछूत और अभेद्य बनाकर हराते हैं। हे योद्धाओं, जिस पल उन्हें आपके डर का एहसास होता है, उन्हें लगता है कि वे पहले ही जीत चुके हैं। जैसे ही वे आपकी आंखों में हिचकिचाहट देखते हैं, वे आपके और करीब आ जाते हैं। उनकी आवाज तेज हो जाती है, उनका शरीर और हाव भाव आक्रामक हो जाता है।
वे आगे झुकते हैं, आपको घूरते हैं, आपके व्यक्तिगत दायरे में घुसपैठ करते हैं और आपके कुछ भी बोलने से पहले ही आपके दिमाग को झुकाने की कोशिश करते हैं। डराने धमकाने का सच्चाई से शायद ही कभी कोई लेना देना होता है। यह सिर्फ दबाव बनाने के बारे में है। यह एक नाटक है। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जिसे इस तरह से रचा गया है कि आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दें। इस दृश्य की कल्पना करें। कोई आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। उनके बोलने का लहजा बहुत तीखा है। उनकी उपस्थिति बहुत भारी और बोझिल महसूस हो रही है। ज्यादातर लोग तुरंत अपना बचाव करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे बहुत तेजी से बात करने लगते हैं। वे जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगते हैं। वे उस तनावपूर्ण क्षण में अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं और ठीक यहीं पर वे अपना नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि डराने धमकाने की यह कला आपकी प्रतिक्रिया से ही ताकत हासिल करती है। यह आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव पर ही जिंदा नियंत्रण खो देते हैं रहती है। आप जितना घबराएंगे यह उतना ही मजबूत होगा। आप जितनी जल्दबाजी करेंगे आप उन्हें उतनी ही ज्यादा ताकत सौंप देंगे। लेकिन क्या हो अगर आप घबराने के बजाय बिल्कुल शांत खड़े रहें? क्या हो अगर ठीक उसी पल जब वे आपके पीछे हटने की उम्मीद कर रहे हों, आप और भी स्थिर हो जाएं? न कोई ऊंची आवाज, न कोई घबराहट भरी मुस्कान, न ही बचाव में बोले गए उल्टे सीधे शब्द, बस शांत आंखें और एक गहरी खामोशी। अचानक उनका पूरा खेल बिगड़ जाता है। उनकी लय टूट जाती है। उनके दबाव को टिकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती।